तो आपके फैमिली में ऐसा कुछ रेसिस्टेंस नहीं आया? आपके पेरेंट्स ने ऐसा कभी बोला नहीं कि आप डिफेंस में मत जाओ, वहाँ पे खतरा है? पेरेंट्स मेरे साथ ही थे। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया। उनका सपोर्ट होना ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो रिज़ल्ट किसी भी बच्चे का आता है, ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन है। इसमें वही बच्चा सिलेक्ट होता है जो लास्ट तक बना रहेगा उधर, लास्ट तक बोलेगा और जो अपने व्यूज़ सब बच्चों को बता पाएंगे। अध्ययन के बच्चे भी और बाहर के बच्चे जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है पूरा 2 साल। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा YouTube चैनल अध्ययन डिफेंस एकेडमी पर। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ है खास मेहमान, हमारा प्यारा स्टूडेंट जो NDA 154 कोर्स में रिकमेंड हुए हैं, एंड यस ही इज़ कैडेट ओजाज सेवाले। तो आज हम इनसे जानेंगे उनका NDA की जर्नी, किस तरीके से उनका प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज रहा है, कैसे उन्होंने SSB की प्रिपरेशन करा है, रिटन का प्रिपरेशन करा है, और उस प्रोसेस के दौरान उनका किस तरह का सेटबैक था, उसके बारे में हम डिटेली जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ओजस, आपको सबसे पहले हमारे इस सेशन में आपको स्वागत है अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारा अध्ययन डिफेंस एकेडमी में। तो चलिए फिर हम सबसे पहले आपको सवाल पूछ रहे हैं कि पहला सवाल है कि आपकी डिटेल बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे, लाइक योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने किस तरीके से तैयारी किया है, आपका SSB की प्रिपरेशन और आपका रिकमेंडेशन, तो थोड़ा सा अगर आप बताते हैं हम सबको तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपॉर्चुनिटी देने है। और मैं नाकाउर्जिस्ट पंकज शेवाड़े नासिक से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली भी नासिक में ही रहती है। मेरे पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज शेवाड़े और मेरी मम्मी जोश्री पंकज शेवाड़े, वो टीचर है। और मुझे एक छोटा भाई भी है जो अभी करंट के 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता। मैं पहले थाने में रहता था 5th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद मैंने 7th, 8, 9, 10 ये डिफेंस करियर एकेडमी संभाजी नगर से किया। और उसके बाद मैं अध्ययन डिफेंस एकेडमी में आया। उसमें मैंने 11th या 12th का फुल स्टडी किया अलॉन्ग विथ NDA प्रिपरेशन। और इसमें मैंने NDA का प्रिपरेशन तो मेनली जो सर बोलते थे उसके फोकस से, मतलब सर जो बोलते थे वो सब किया उन्होंने, और सेल्फ स्टडी भी किया। और SSB का प्रिपरेशन भी मैंने खुद से किया। और मैं एकेडमिक्स में भी गया था, नागपुर में गया था, मैं बेंगलोर में गया था, वहाँ से मैंने SSB का प्रिपरेशन भी किया। यस ओके। जैसे आपको सबसे पहला जो मेरिट लिस्ट देखने के बाद है ना, तो वो जो फील है, सो आपको कैसा लगा है व्हेन यू सॉ द मेरिट लिस्ट? जैसे आपका 181 रैंक आया है, वो देखते ही आपको कैसे लगा, कैसे फील हुआ, कैसे आपका इंटरेक्शन रहा, कैसे टीचर्स के साथ और आपका पेरेंट्स के साथ? सर 11th अप्रैल अभी मेरिट लिस्ट आया, तो उस टाइम मैं बस में था। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, संस्कार, जो भी मेरा कोर्समेट है, उसका मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस लेफ्टिनेंट साहब, अभी ऑल इंडिया रैंक 181। और मैं था बस में था, तो मैं इतना, मतलब मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, तो मैं इतना जोर से चिल्लाया, पूरे बस वाले मेरे पास देख रहे थे। मतलब वो मोमेंट बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। उसके बाद मैंने पापा को फ़ोन किया। पापा तो बहुत दिनों से वेट ही कर रहे थे। पापा हर दिन वेबसाइट खोल के देख रहे थे कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ने सुना और फिर कॉल बैक कर दिया, मम्मी को फ़ोन किया। फिर मम्मी तो घर पे थी, मैं घर गया, मतलब गेस्ट वगैरह आए, वो बहुत। आपके पापा का मैसेज मुझे मिला था कि नाउ आई कैन से आई एम फादर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके, और जिस तरीके से प्राउड फील कर रहे हैं उसको देख करके। ओके, कभी मैं और चीज़ें जानना चाहूँगा फ्रॉम योर स्टार्टिंग। उसमें जाने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? कैसे आपको लगा कि उसमें आपको जाना चाहिए?
सर मैं जैसे मैंने बताया मैं 8 to 10 मैं डिफेंस करियर एकेडमी में था। तो उधर बहुत इंस्ट्रक्टर्स थे और मैंने देखा कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और मतलब मेरे साथ वाले कोर्समेट अभी एनडीए में है। तो मैं तभी देखा कि उनका प्रिपरेशन कैसे चालू है, उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन किया, उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि क्या क्या करना है। और फिर जब मैं अध्ययन डिफेंस एकेडमी में आया तो तब मुझे पता चला एग्जैक्टली एनडीए में क्या क्या होता है, क्या क्या चाहिए। और जैसे मैंने बहुत इंस्ट्रक्टर से मिला, उन्होंने बोला कि डिफेंस में लाइफस्टाइल सबसे अच्छी है। मतलब सिविलियन बैकग्राउंड से कंपेयर किया जाए तो जो डिफेंस का बैकग्राउंड है वो सबसे मतलब डिफेंस का लाइफस्टाइल सबसे अच्छा है। जनरली जो है बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जो कि अपने बच्चे को बॉर्डर्स पे नहीं भेजना चाहते हैं। तो आपकी फैमिली में ऐसा कुछ रेसिस्टेंस नहीं आया? आपके पेरेंट्स ने ऐसा कभी बोला नहीं कि जो है आप डिफेंस में मत जाओ, वहाँ पे खतरा है? तो आपको किस तरीके से उनका सपोर्ट मिला और क्या ऐसा इंसिडेंट है जिसमें कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको बोला कि नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं? सर अभी जैसे मैं एनडीए और एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था। मेरे साथ पेरेंट्स मेरे साथ ही थे। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ नहीं, अभी और 2 अटेम्प्ट बाकी है। सेकेंड टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तभी भी पेरेंट्स का सपोर्ट था। जनरली पेरेंट्स का सपोर्ट होना जरूरी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाता है। तो उस टाइम अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा फिर स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता पढ़ाई के लिए। और अगर पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा फिर स्टूडेंट्स ने अगर ठीक से पढ़े गया फिर स्टूडेंट सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे आपने अभी एक बात कहा है कि डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन ऐसा कोई आपका मोमेंट रहा है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस एंड प्रिपरेशन? यस सर, स्टार्ट में ही लगा था। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में अध्ययन में आया तब मैं 1 मंथ लेट आया था। तो उस टाइम पे मुझे मैथ्स थोड़ा टफ लग रहा था। तो उस टाइम पे मैंने सर से डिस्कस किया, पेरेंट्स से डिस्कस किया, क्योंकि स्टार्टिंग में एक चैप्टर रहता है ट्रिग्नोमेट्री, वो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था उस टाइम में। और इसके वजह से मैं थोड़ा सा मतलब सैड रहता था क्योंकि बेस क्लियर नहीं था मेरा उस टाइम पे। और फिर मतलब मैंने बाद में जो बैकलॉग था मेरा वो मैंने क्लियर किया और फिर धीरे धीरे मैं मतलब रैंक आ गया। तो जैसा कि आपने बोला कि 10th के पहले ही आपने गोल डिसाइड कर लिया, फिर आपको एनडीए ऑफिसर बनना है। फिर आपने रेलवे की प्रिपरेशन के लिए अध्ययन करनी बंद की। तो अध्ययन लेवल ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जैसा आपने बोला कि आपको पता चला कि कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है इसमें। तो तैयारी के टाइम आपको जैसे बोला कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स की प्रॉब्लम आने के साथ साथ कुछ गैट में भी प्रॉब्लम आया क्या, गैट के सारे सब्जेक्ट्स में, और इसको आपने कैसे हैंडल किया? इस समय हो सकता है कि आप ये मोटिवेटेड होंगे, तो आपके मोटिवेटर कौन थे, या क्या सोचकर, क्या देखकर, या किन बातों से आप से मोटिवेट होकर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू? ओके सर, मैंने 10th में जो साइंस पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मैंने 10th तक बहुत अच्छे से कर लिया था 10th स्टैंडर्ड के लिए, जिसके वजह से मेरा बेस जो था केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का पहले से थोड़ा ठीक था। तो मैं जब 11th-12th में आया तो मुझे ये तीनों सब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, पर मैथ्स का मुझे 10th से ही प्रॉब्लम था। तो फिर वो मैंने प्रैक्टिस से, जब मैं 11th-12th में आया तो प्रैक्टिस से मैंने रिकवर कर लिया वो सब। और फिर मेरा मोटिवेटर ये पूरे जर्नी में मेरे मोटिवेटर्स मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स और मेरे दोस्त, जो मेरे दोस्त थे। अब कोई लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी में मतलब ग्रुप स्टडी अच्छी नहीं है, तो मैं ये चीज़ को अपोज करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ग्रुप स्टडी है उसमें अगर अच्छे सपोर्टिव अगर बच्चे रहे तो वो ग्रुप स्टडी के एकदम अच्छे से हो सकती है। जैसे मेरे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, मंथन था, दक्ष, सुयश, जिनके भी रिजल्ट्स आए, वो सब अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि अगर कोई अपना दोस्त पढ़ रहा है तो हमें भी मोटिवेशन आता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए, और उनको देख के फिर वो मोटिवेशन की वजह से बहुत फायदा होता है बच्चों को। तो आई थिंक मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ये मेरे बिगेस्ट सपोर्टर थे, मेरे पूरे टीचर्स में से सबसे ज्यादा आपको अच्छा मोटिवेशन किसने दिया? टीचर्स में सबसे ज्यादा राकेश सर, क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट था स्टार्टिंग से ही, 11th स्टैंडर्ड से। और मतलब मैं डाउट सॉल्व करता था बच्चों से, और मैं सर के पास ज़्यादा टाइम रहता था। सर मुझे बताते थे कि फिजिक्स क्या अच्छी है, फिजिक्स के लिए 100 मार्क्स है, पर मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 11th स्टैंडर्ड में मैंने फिजिक्स ही किया है।
क्योंकि इंटरेस्ट था फिजिक्स में, और जिसकी वजह से मैंने मैथ्स में थोड़ा कम ध्यान दिया, जिससे मुझे बाद में प्रॉब्लम आया, पर मैंने खुद रिकवर कर। ओके, इसमें मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये हेल्प मिलेगी ये जान करके, कि ठीक है आपने बताया कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जिन्होंने आपका सपोर्ट किया, लेकिन कोई तो ऐसा होगा, मैं उनका नाम नहीं पूछना चाह रहा या जो भी है, कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसने आपको कभी डिमोटिवेट भी किया होगा कि ये क्यों कर रहे हो, ये इसमें तो रिजल्ट लाना बहुत ही मुश्किल है, इसका रेशियो इतना बेकार है, पूरे 3-4 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से 10,000 या 8,000 लोगों का रिटन में सिलेक्शन होता है, फिर फाइनली 700 रिकमेंड होते हैं, फिर फाइनली 400 लोग मेरिट लिस्ट में जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ये स्टूडेंट्स हैं या कैडेट्स हैं फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के, तो ये सिलेक्शन रेशियो तो बहुत ही कम है। तो ये सोच करके कभी आप डिमोटिवेट नहीं हुए? ऐसा किसी ने नहीं कहा कि तुम जेई कर लो, तुम एनडीए तुम क्यों कर रहे हो? किसी ने ऐसा कुछ कहा? कभी कुछ ऐसा हुआ? सर जैसे सपोर्टिव लोग थे मेरे साथ, तो सपोर्टिव के साथ ऐसे लोग भी थे जो मुझे कभी डिमोटिवेट कर देते, पर जो ऐसे लोग रहते हैं उन्हें हमें एज अ मतलब बेनिफिट लेना चाहिए उनका। वो अगर बोल रहे कि तेरे से नहीं होगा तो उसका हमें एडवांटेज देना चाहिए उससे। अगर वो बोल रहे नहीं होगा तो हमें उन्हें प्रूव करना है कि हो सकता है ये सिलेक्शन। पर एनडीए का सिलेक्शन सबसे मतलब अगर यंग एज में अगर ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो एनडीए इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। और मतलब मुझे बोला तो बच्चों ने कि जेई कर ले, पर जेई में वही सिविलियन बैकग्राउंड, ना लाइफस्टाइल अच्छी है, ना मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, और पेरेंट्स का जो ड्रीम था वो भी पूरा नहीं होगा। अगर जेई मतलब, अब मैं बायस नहीं रहूंगा, पर जेई मींस जॉब करंट डेज, तो मुझे लगा कि एनडीए इज द बेस्ट, तो मैं एनडीए खींचते हूँ। इसका भी एक मैंने वीडियो बनाया था हाल ही में अपना जो नया चैनल में, एनडीए वर्सेस ये जेडबलई, ठीक है, आईआईटी। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, कई इंटेलेक्चुअल बच्चों का भी था और कई टीचर्स का भी था, मतलब हर तरह का रिएक्शन देखा है मैंने। जो एनडीए वाले कुछ अलग तरीके से प्रूव करना चाह रहा था और जेडबलई वाले कुछ प्रूव करना चाह रहा था, बट ओवरऑल मुझे एनडीए का सबसे बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला। एक ऐसा आंसर था कि उन्होंने इस तरीके से दिया था कि उस आंसर को आई वॉज इम्प्रेस्ड। मुझे अच्छा लगा कि व्हाई पीपल शुड चूज एनडीए एज द करियर इन सच अ यंग एज। इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एसएसबी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एसएसबी के बाद आउट हो जाते हैं। तो आपने अपने एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे की? उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस क्या क्या हैं? क्योंकि ऐसा 5 दिनों का वो प्रोसेस है। रिटन एग्जाम तो 1 दिन का होता है, 2.5 घंटे का, 5 घंटे का पेपर हो गया। तो एसएसबी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं उसके अंदर? क्या क्या अंदर इवैल्यूएशन होता है? फर्स्ट डे पे क्यों कुछ बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बच्चे रह जाते हैं उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होती है, और आगे वो 4 दिन कंटिन्यू करते हैं? तो उसके लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी? उसके अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, फिर टीएटी है, फिर पीपीडीटी है, बहुत सारे स्टेजेस हैं। उसके बारे में आप शॉर्ट में बताइए, और आपने कैसे प्रिपरेशन किया वो बताइए। सो एसएसबी का फर्स्ट डे होता है जो स्क्रीनिंग, उसमें मोस्ट ऑफ मतलब 70% ऑफ स्टूडेंट्स वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे मतलब पॉइंट्स है जो मैं बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट तो जो पीपीडीटी होता है, पीपीडीटी में मतलब एक पिक्चर पे हमें 5 मिनट्स में स्टोरी लिखना होता है पिक्चर देख के। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें परसेप्शन आता है कि हम वो पिक्चर कैसे परसीव कर रहे हैं, और अगर हमने पिक्चर को अच्छे से परसीव किया फिर हम अच्छी स्टोरी बना पाएंगे। तो सबसे पहले परसेप्शन आएगा। सेकंड कि हम स्टोरी कैसे लिख रहे हैं, और थर्ड मतलब हमारा नरेशन कैसा होगा, क्योंकि जब हम स्टोरी लिखेंगे उसके बाद हमारा नरेशन पार्ट नहीं होगा। जो नरेशन होगा वो एकदम अच्छे वॉइस में होना चाहिए, विदाउट मतलब फंबल नहीं होने चाहिए अपन, और अच्छे से सब कुछ सुनाई देना चाहिए, लाउड वॉइस। तो ये नरेशन पार्ट। और फोर्थ पार्ट ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में मतलब जो स्क्रीनिंग का ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें फिश मार्केट होता है। फिश मार्केट मतलब कि बहुत सारे लोग एक बार बोल, तो इसमें वही बच्चा सिलेक्ट होता है जो लास्ट तक बना रहेगा उधर, लास्ट तक बोलेगा, और जो अपने व्यूज सब बच्चों को बता पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो सिर्फ
मतलब भीड़ में घुस के बस वो अपने बात बोलना चाहता, पर उसमें सिलेक्ट वही होता है जो अपनी बात सबको सुना पाए। तो इसमें भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नरेशन और ग्रुप डिस्कशन में। और दूसरों को कन्विंस करने की पावर भी आनी चाहिए। मतलब अगर कोई आपका सुन रहा नहीं है तो हमें उसे कैसे कन्विंस करना है तो वो भी हमें पता चलना चाहिए। तो इसका प्रिपरेशन तो मैंने मतलब फर्स्ट तो मैंने अपने वॉइस को मॉड्यूलेट किया, मतलब लाउड रीडिंग किया मैंने, और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करना, जिससे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई। और इसका मुझे ट्रेनिंग में बहुत फायदा हुआ। फिर नेक्स्ट डे मतलब अराउंड 30% स्टूडेंट्स स्क्रीन इन हो जाता है और 70% आउट। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो आउट हो रहे हैं स्क्रीन आउट, तो उन्हें हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ दूसरों को कन्विंस करना, और सबसे मेन तो पिक्चर को ठीक से परसीव करना। पिक्चर को अगर ठीक से परसीव करेंगे फिर अच्छी स्टोरी बना पाएंगे। और सेकेंड डे पे होता है साइकोलॉजी टेस्ट, मतलब स्क्रीन आउट होने के बाद सेकेंड डे होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फर्स्ट पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, मतलब पिक्चर परसेव करके उस पर स्टोरी लिखना है। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फिर उसके बाद इसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये 4 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा कि TAT मतलब थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें 12 पिक्चर्स होता है। तो इसमें भी परसेप्शन इज द मेन पार्ट, और उसके मतलब और सेकेंड पार्ट जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में मेन है वो है कि आप कैसे आइडियाज को अपने हाथों से मतलब वो पेज पे लिख रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज आती है उस टाइम पे दिमाग पे, और 30 सेकेंड्स में एक स्टोरी लिखना इजी बात नहीं है। और एक के बाद एक ऐसे 12 स्टोरीज, वो थोड़ा हेक्टिक पार्ट होता है। तो उसमें कैसे स्टूडेंट अपने आप को कंट्रोल करता है, अपना पेशेंस भी उधर चेक होता है, और कैसे वो अपने आइडियाज वो पेपर पे लिखता है। ये थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में हुआ। सेकंड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर बच्चे का इंग्लिश एवरेज टू अच्छा हुआ तो फिर उसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में हमें एक वर्ड दिखाता है और उसको 15 सेकेंड्स में हमें उस पर सेंटेंस लिखना होता है। तो इसमें अगर इंग्लिश अच्छी रही बच्चे की तो फिर वो मतलब आराम से एक सेंटेंस लिख देगा। बट सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि मतलब क्वालिटी सेंटेंस होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, क्वालिटी सेंटेंस होना चाहिए। तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। बाद में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हमें 60 सिचुएशंस देते हैं, और एक सिचुएशन फॉर एग्जांपल मतलब बहुत सारे सिचुएशन देते हैं और हमें उसका आंसर लिखना होता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर। तो वो रिएक्शन लिखना होता है। ये 60 रिएक्शंस होते हैं पर क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। कोई एक सिचुएशन बताइए जो आपको दिया गया था। जैसे अगर मैं और मेरा भाई हम घर पे हैं और अगर घर पे सांप आए तो तुम क्या करोगी। तो इस पे बहुत सारे बच्चे बनाएंगे कि मैं सांप को मार दूंगा, सांप को पकड़ लूंगा। बट एज ए 18 to 19 ईयर ओल्ड अभी के जनरेशन में कोई मतलब बच्चे सांप को पकड़ नहीं सकते। आज की जनरेशन में हो सकते मतलब बच्चे पकड़ सकते, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका सही रिएक्शन होगा कि अगर वो एक रूम में है, मैं रूम को लॉक कर दूं और मतलब कोई इमरजेंसी सर्विस जिस पेरेंट्स को फोन कर लिया या फिर कोई सांप पकड़ने वाले को फोन कर लिया तो वो आ जाएंगे। तो ये मैंने रिएक्शन मतलब वो चेक करते हैं कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करते हैं। कोई फेक स्टेटमेंट भी तो नहीं फेक, हाँ कोई ये सिचुएशन। SRT के बाद फिर क्या होगा? SRT के बाद HD होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर फर्दर गोल, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस सेल्फ डिस्क्रिप्शन में पूछे जाता है जो 15 मिनट चल। फिर ये खत्म हो गया साइकोलॉजी टेस्ट। उसके बाद थर्ड और फोर्थ डे इंटरव्यू भी होता है और GTO भी है। सबसे पहले GTO में ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें हमें टॉपिक दिए जाते हैं, उस पर ग्रुप डिस्कशन करना होगा। उसके बाद अलग अलग मतलब ऑब्स्टेकल्स के टास्क होता है, जैसे PGT हुआ, फिर कमांड टास्क हुआ, हाफ ग्रुप टास्क हुआ, जिसमें ऑब्स्टेकल्स दिए जाते हैं और हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे एक प्लैंक मिलता है, एक बाम्बू मिलता है और एक रस्सी मिलती है। तो हमें ये तीनों के हेल्प से ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना है।
तो ये पीजीटी, हाफ ग्रुप टास्क और कमांड टास्क, ये सब इसके मतलब ऑब्स्टिकल्स का ही है ये सब। उसके बाद लेक्चर 8 होता है। लेक्चर 8 मेरे अकॉर्डिंग सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि लेक्चर 8 में वो उनके अकॉर्डिंग 4 टॉपिक्स देते हैं और हमें वो 4 टॉपिक्स में कौन सा तो भी एक टॉपिक पे बोलना है, वो भी 3 मिनट की। तो ये मुझे बहुत टफ लगता था, पर मैंने अपने प्रिपरेशन में जो लेक्चर 8 के मेन टॉपिक्स रखे उसको उसके नोट्स बनाए और वो रिवाइज करता था, क्योंकि जो 4 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक तो ऐसा होता था कि जो मैंने पहले से पढ़ के आया, तो इसके वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ। और मैं लेक्चर 8 का प्रैक्टिस भी करता था 3 मिनट के लिए। मैं टाइमर लगाता था और अपने दोस्तों के साथ 3 मिनट बात करता था वो टॉपिक पे। वो लोग टॉपिक देते थे और मैं उस टाइम पे बात करता, तो मैं टाइमिंग चेक करता था कि मेरा टाइमिंग हो रहा है 3 मिनट का, कि मुझे और क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। तो ये इससे मेरे लेक्चर 8 का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया था। फिर ये हो गया ग्रुप टास्क, सॉरी, और 2 टास्क रहते हैं। एक तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, जिसमें बच्चे का फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें बहुत सारे मतलब ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, वो हमें 3 मिनट में पूरे करने होते हैं। तो आपके ये इंडिविजुअली होता है। और एक होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, जिसमें हमारे साथ एक स्नेक होता है। स्नेक मतलब एक बड़ी ऐसी चीज होती है जो हमें कंधे पे रख के हमें उसके साथ दौड़ना होता है और ग्रुप के साथ दौड़ना होता है। तो इसमें हमारा टीम वर्क दिखता है, हमारा उस मोमेंट पे हम क्या सोच रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ये भी दिखा है। और सबसे मेन पार्ट तो हम अपने टीम को कैसे मोटिवेट करना, वो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में। तो ये हो गया ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। और उसके बाद ये जीडीओ का पार्ट हो गया। उसके बाद होता है अपना इंटरव्यू में ये पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसमें एक ऑफिसर बैठा होता है और हम उसके सामने, ये हमें क्वेश्चंस पूछता है। अराउंड 45 to 1 hour ये चलता है इंटरव्यू। और उसके बाद मतलब वो हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ सिचुएशंस पूछते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब। और ये सब वो पूछते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। और फिर वो हमें अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग मतलब मार्क्स देते हैं। और ये हो गया 3rd और 4th डे इंटरव्यू और जीटीओ हो गया। और फिर 5th डे पे होता है कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारे सामने अराउंड 10 to 12 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। और वो मतलब वैसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ये अराउंड 1 to 2 मिनट्स चलता है। और फिर उसके बाद 5th डे पे कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट आना जो। अच्छा, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो रिजल्ट किसी भी बच्चे का आता है, ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन है। और जो आपने एक एक स्टेप्स बताए हैं, वो सारे स्टेप्स की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। जैसे लेक्चर 8 का आपने बोला, फिर एसआरटी का की प्रैक्टिस हो गई, WAT करना है, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये आपके अंदर एक कंप्लीट पर्सनालिटी ढूंढी जाती है इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, क्योंकि आपको हैंडल करना होता है टीम को। अगर आप टीम को हैंडल करना है तो आपको सारी सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी टीम को लेके कैसे जा रहे हो, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सब आपका ऑब्जर्वेशन वहाँ पे होता रहता है। तो इसी की वजह से आप कुछ भी अगर शो ऑफ करते हैं तो वो चीज़ें वहाँ दिख जाती हैं। जो भी नेचुरल है वही वहाँ पे करना है। और कहीं ना कहीं ये एक दिन की तैयारी नहीं है, पूरे 2 साल या 2.5 साल इसने किया है तैयारी, तब जाकर के इनका आज ये रिजल्ट आया है। मैं इसके बाद मूव करना चाहूँगा ओजस कि रेकमेंड हो गए, उसके बाद बारी आती है मेडिकल की। तो मेडिकल कितना इम्पोर्टेंट है और स्टार्टिंग से बच्चों को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि मेडिकल में भी उनका सिलेक्शन हो जाए, वो आउट ना हो। सो मेडिकल ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर उन्हें एनडीए ये फील्ड चुनना है तो एनडीए प्रिपरेशन के पहले ही अपना पूरा मेडिकल टेस्ट करा ले। क्योंकि अगर वो बाद में प्रिपरेशन करेंगे, फिर सिलेक्शन होगा, फिर एट द लास्ट मोमेंट अगर वो मेडिकल में अगर कुछ प्रॉब्लम आया, फिर उससे अच्छा कि उन्हें प्रिपरेशन के पहले ही एक पूरा अपना बॉडी टेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे आईज, नोज, थ्रोट, ईयर्स, ये सब टेस्ट कर लेना चाहिए। फिर कुछ इंटरनल अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, पहले से कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा तो उसका भी टेस्ट कर लेना चाहिए। फिर टीथ का भी होता है। फिर अगर कुछ बोन्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम रहा तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि रिटन प्रिपरेशन के पहले ही मेडिकल्स का एक टेस्ट करा लो, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम ना आए।
तो आपके हिसाब से ये मेडिकल का टेस्ट होगा कहाँ, क्योंकि ये बच्चे का बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये आर्मी हॉस्पिटल में होगा क्या, अगर जहाँ पे वो छोटे सिटी से हैं तो हो सकता है आर्मी हॉस्पिटल वहाँ हो भी नहीं। तो ये क्या किस डॉक्टर के पास जाना है, उनको एग्जैक्टली क्या बोलना है कि मेरे को क्या क्या टेस्ट करना है, ये लिस्ट उनको कहाँ से मिलेगी? अभी मेनली तो जो मेडिकल प्रोसेस है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं मेरा पूरा प्रोसेस बताऊंगा मेरा मेडिकल में क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट दिन पे मेरा आईज, नोज, थ्रोट और ईयर्स ये सब चेक हुआ था। और फिर इसके बाद होता है वेट चेक। वेट चेक हुआ मेरा, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग एक वेट सेट किया है, BMI इंडेक्स। बीएमआई इंडेक्स सेट किया है यूपीएससी ने। फिर अगर उसके अकॉर्डिंग अपना वेट हुआ, मतलब एक मिनिमम वेट देते हैं वो और एक मैक्सिमम वेट, ये वेट के अंदर अगर अपना वेट हुआ, ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर, तो फिर हम फिट है उसमें। तो फिर मेरा वेट और हाइट चेक हुआ और मुझे वेट के अंदर ओवरवेट में एक टेम्पररी रिजेक्शन मिला था। और फिर इसके बाद बोन्स वगैरह चेक होता है हमारे, मतलब अगर किसी को नॉकनीज एक मेजर प्रॉब्लम है बच्चों में, किसी को बोलेक्स होता है, किसी को कैरिंग एंगल मतलब ये हाथ का एंगल, कभी ज़्यादा अगर एंगल कहा तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। तो वो पूरा हैंड रोटेशन करके चेक करते कि इसका हाथ का रोटेशन ठीक हो रहा है कि नहीं, ये सब प्रोसेस होता है। और फिर इसके बाद सोनोग्राफी भी होता है, जिससे इंटरनल अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो पता चलता है। और बस तो मेडिकल में जाने से पहले बच्चा कैसे टेस्ट करेगा ये इसको? मेडिकल में जाने से पहले तो बच्चों मतलब जो आईज, नोज ये तो चेक कर सकते हैं क्लिनिक से। और ओवरवेट का जो है ये अभी के टाइम पे बहुत जनों को मिलता है ओवरवेट, अंडरवेट भी मिलता है बच्चों को। तो बच्चों को वो मतलब जो क्राइटेरिया है वेट का क्राइटेरिया, उसके हाइट के अकॉर्डिंग वो एक बार देख लेना चाहिए और उसका वेट उसके अंदर लाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बाद में अगर टेम्पररी रिजेक्शन मिला तो उसके बाद बहुत क्रिटिक प्रोसेस, मतलब वेट कम करना, कम टाइम, इन्हें स्टार्टिंग से ही वो ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग से ही, मतलब जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तो सुबह उठ के 1-2 किलोमीटर भाग लिया, तो वॉकिंग कर लिया, तो इससे बस वेट मेंटेन कर रहे हैं। ओके। हमारा एक और प्रॉब्लम आता है सबसे ज़्यादा ये टीथ्स का। तो टीथ्स का किस तरीके से पॉइंटिंग होता है, उसमें आई थिंक पॉइंट टेबल होता है, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? टीथ और आइस, सबसे ज़्यादा ये दो चीज़ हमारा प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पर। सो टीथ में सर वो हमारे टीथ मतलब काउंट करते हैं कितने टीथ है। और फिर मतलब मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, तो उसे टीथ में क्रॉस बाइट करके एक प्रॉब्लम रहता है, तो उसको उसकी वजह से टेम्पररी रिजेक्शन मिला। और बस यही मुझे पता है, मतलब उतना ही मुझे आइडिया है टीथ के बारे में। और आइस के बारे में अगर आर्मी के लिए है तो उसको ±2.5 ये रहता है रेंज फॉर आइस, और नेवी के लिए 1.5 आई थिंक 1.5 ही रहता है। और अगर एयरफोर्स में है तो उसे 6/6 का विजन चाहिए। अगर उसे आइस का प्रॉब्लम रहा तो वो मेडिकल एडमिट हो जाएगा। तो जस्ट ओवरऑल आपकी बातों से ये लगा है कि ये जो भी आपने सक्सेस हासिल किया है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब रिटेन से लेकर SSB इंटरव्यू तक और फाइनल मेरिट लिस्ट तक, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रेटजी जरूर रहा, एक प्लानिंग रहा होगा, एक रूटीन रहा होगा ड्यूरिंग रिटन एग्जामिनेशन और असेसमेंट। तो मैं थोड़ा सा आपसे यही जानना चाहूँगा कि अध्ययन में जब आप 11th क्लास से स्टार्ट किए तो आपका रूटीन कैसा था? जहाँ तक मुझे पता है कि 11th क्लास में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, एक एवरेज थे। Yes. और स्टडी भी आपने बहुत अच्छा नहीं किया, थोड़ा बदमाशी भी करते थे ऐसा, थोड़ा सा जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है याद किया थोड़ा सा। यस। तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे पास जो अभी जूनियर्स हैं उनको भी आपके रूटीन से कुछ हेल्प मिल रहा, जो 11th तक अच्छी स्टडी नहीं कर पाए, 12th में भी हमारे पास हैं, तो उनको भी लगे कि चलो मैंने 11th नहीं किया, अभी से भी करूँ तो मैं ओजस सर के जैसा कुछ कर पाऊँ। तो एक आप अपना रूटीन एक बताएं। सर मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए, मतलब दोस्त नए थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ी मस्ती की मैंने, फिर एक टाइम पे मुझे लगा कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो एक सबसे बेस्ट एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा बच्चों के लिए, अगर मतलब जो बच्चे सुबह उठते हैं और जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उसके पहले बच्चों ने लिस्ट बना लेनी चाहिए कि उन्हें दिन में क्या क्या करना है। उन्होंने सबसे पहले मतलब अगर मैथ्स का 1 चैप्टर, फिर फिजिक्स का 2 चैप्टर, सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री का कुछ रिवीजन, फॉर्मूला वगैरह,
और जीएस का कुछ रिवीजन, तो ये सुबह ही नोट कर लेना चाहिए। और दिन मतलब क्या होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, बच्चे मतलब सोचने में ज्यादा टाइम निकल जाता है कि फिजिक्स करेगी केमिस्ट्री करे। तो अगर सुबह सुबह अगर सेट कर लिया कि क्या क्या करना है दिन में, तो फिर हमें पता रहता है और हमें मतलब एक टारगेट फिक्स हो जाता है। हमें एक गोल रखना है कि जब मतलब रात को जब तक सबके ऊपर टिक ना लग जाए तब तक सोना नहीं है। ये चीज मुझे बहुत हेल्प लगी, और मैं जिसे भी मिलता हूँ उससे मैं ये चीज बोलता हूँ कि ये फॉलो करें, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। इससे हमें गोल सेट होता है पहले से, और फिर हम अपने मतलब जो चीज कर रहे हैं वो इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस बच्चों के लिए। और सेकंड इम्पोर्टेंट एडवाइस की कंसिस्टेंसी। अगर बच्चा एक दिन ज्यादा पढ़ रहा है, सेकंड दिन कम पढ़ रहा है, तो इससे ज्यादा फायदा नहीं। अगर दो घंटे रोज पढ़ रहा है तो इससे बच्चों का ज्यादा फायदा होगा। 2 घंटे से तो नहीं चलेगा, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स पढ़ना, मिनिमम 5 to 6 आवर्स, और मैक्सिमम जितना बच्चा पढ़ कर मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर। आपके बैच में मतलब कुछ जो आपके दोस्त थे, जैसे कि आपने बोला कि ये काफी अच्छा आपका ग्रुप था, Yes. तो उसमें और क्या लगता है कि कितने बच्चों का और आपके ग्रुप में जैसे जिस बार रिटर्न आया है Yes. और उनका भी सिलेक्शन हो सकता है? सर मेरे ग्रुप में जो है वही तो लग रहा है इस बार सबका होगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस, संस्कार, मंथन और ओम कदम, ये तो मेरे जूनियर्स है। दक्ष पटेल, श्लोक, ये भी मेरे जूनियर। तो फिर उनका पर्सनैलिटी देख के तो मुझे लग रहा है कि इस बार उनका हो जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की उन्होंने। कभी एक चैतन्य भी है, लास्ट अटेम्प्ट है उसका। चैतन्य भी है, वो अभी फ्रेशर्स जाएगा। हाँ। तो सबकी पर्सनैलिटी देखी है मैंने, मैं उनके साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि वो उनमें और मेरे में कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ तो वो भी डेफिनेटली हो सकता है, बस उन्हें थोड़ी मेहनत करनी है। मैंने उन्हें मतलब हमारी बात होती है, वो मुझे पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत ऐसा है क्या कि एसएससी में कुछ लग थोड़ा बहुत ऐसा आप मानते हो इस चीज को कि स्क्रीनिंग में या फिर एसएसबी में ऐसा कुछ होता है? मेरे अकॉर्डिंग तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहे और 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अगर बच्चे में होगी तो बच्चा डेफिनेटली 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो आप बोल रहे हो, ये बच्चों को कब से इसको अपने अंदर करना चाहिए, कब से उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को नोट कर लेनी चाहिए 50 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। फिर उन्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कि ये क्वालिटी हमारे अंदर है कि नहीं, और अगर नहीं होगी फिर उसे कैसे अंदर लाया जाए। उससे पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये इम्पोर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। तो इसे कैसे पावर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हम अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर पाए, कैसे लोग अपना सुने। तो इसे मतलब स्टेज पे जाके एंकरिंग करना, या फिर अपने दोस्तों को लेक्चर देना, दोस्तों को पढ़ाना, तो इससे पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ता है। तो हर एक क्वालिटीज को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके ये क्वालिटी है कि नहीं हमारे में, जो नहीं होगी उसको अपने अंदर इनहेरिट करना है। और फिर ऐसे करके अगर सब क्वालिटीज धीरे धीरे करके आएंगे, एक साथ तो नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे, फिर बच्चा डेफिनेटली रिकमेंड होगा। मतलब कि क्वालिटी विद इन अस होना चाहिए, विद स्टूडेंट होना चाहिए। ये बनावटी चीज नहीं है जो कि एसएसबी के दिन हम लोग एक बार चाहें कि उसको शो अप कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं। ये जो आपने अभी बोला कि जैसे लेक्चर लेना, पढ़ाना अपने जूनियर्स को या अपने बैचमेट को, तो ये हम लोगों ने आपके बैच के जस्ट बाद वाले बैच से स्टार्ट भी किया है। हाँ, तो अभी कुछ भी चीज़ें होती हैं तो बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं। और स्पेशली जैसा सर ने अभी मैथ्स के लेक्चर्स जो उन बच्चों से करवाना शुरू कर दिया था, ओके, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला। जो जूनियर्स हैं उनको तो फ़ायदा मिल ही रहा है, जो सीनियर्स हैं उनको भी खुद अगर पढ़ाना है तो उनको पढ़ना पड़ता है, तो बहुत अच्छे से उनका ये हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, मैं आपसे कुछ अभी रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगा, शॉर्ट आंसर रहेगा। कि फेवरेट सब्जेक्ट आपके क्या थे स्कूल्स के अंदर और फिर 11th-12th में? फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। ओके, गुड। एनडीए को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। मेरे अकॉर्डिंग हेवन। वेरी गुड, यस। हाँ, हम लोग तो आपके लिए शायद अभी तो जाओगे, 3 साल आप रहने वाले हो वहाँ पे। हम लोग भी एक दिन रह के आए थे, हमें भी काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो सही में हेवन है वो। माउंटेन्स या बीच? माउंटेन्स। क्यों? सर क्योंकि जब भी हम माउंटेन की जर्नी स्टार्ट करता
हमारे गोल फिक्स होता है कि हमें टॉप तक पहुंचना है, और वो टॉप को देख के हम कैसे धीरे धीरे अपने आप को पुश करेंगे। तो ये हमें माउंटेन से बहुत सीख मिलती है कि कैसे हम अपने दोस्तों को और खुद को लेके कैसे हम टॉप तक पहुंच पाए। तो ये रियल लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमें एक गोल सेट रहता है और हम अपने आप को पुश करते हैं वो गोल से। तो ये माउंटेन एक ऐसी मूवी और एक बुक जिसने आपको काफी इंस्पायर किया हो। सर मूवी लक्ष्य। लक्ष्य, ऋतिक रोशन। मतलब नॉट ओनली मूवी सर, जब मैं पढ़ाई करता था तो लक्ष्य के 2-3 सॉन्ग्स हैं। तो जैसे कंधों से कंधे मिलते हैं, तो ये मेरे फर्स्ट ये 3 सॉन्ग्स मेरे प्लेलिस्ट में रहते थे। ये 3 सॉन्ग्स मैं हर बार सुनता था जब भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब भी मैं दौड़ने जा रहा हूँ, तो ये 3 सॉन्ग्स बस मेरे साथ रहते थे और बहुत मोटिवेशन आता था इस हर हाल में लक्ष्य को पाना है, एक ये गाना है। अच्छा। और एक बुक जो मुझे बहुत इंस्पायर किया बुक, तो ये था लीडरशिप लर्निंग्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो इसमें शिवाजी महाराज के जो लर्निंग्स थे, जैसे उन्होंने कैसे अपना पूरा एम्पायर बिल्ड किया, कैसे सबको साथ लेके कैसे उन्होंने किंगडम को पूरा बड़ा बनाना, ये सब मेरे सीखा बुक से। बुक के ऑथर कौन है? बुक के ऑथर सर वो मुझे अभी आइडिया नहीं। अच्छा, पर शिवाजी महाराज की बायोग्राफी है उसके अंदर। लीडरशिप लर्निंग्स ऑफ शिवाजी महाराज। ठीक है, मैं भी उसको देखूंगा फिर। अच्छा, कोई एक ऑफिसर जिनको आप आइडियल मानते हैं? सर कमिंग फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड सर, मैं ज्यादा ऑफिसर से इंटरेक्ट नहीं किया मैंने। नहीं, जो इंटरेक्ट नहीं किए लेकिन आप न्यूज में सुना आपने उनका। मैंने यूट्यूब में देखा है बहुत सारे ऑफिसर्स जो आर्मी में थे, और जैसे मुझे 20 पैराएसएफ में जाना, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो ऑफिसर्स थे, मतलब जिन्होंने मुझे आइडिया दिया कि 21 पैराएसएफ ये तेरे लिए अच्छा है, जैसे कर्नल कौशल कश्यप, कर्नल शिवेंद्र कन्वर और मेजर दिग्विजय सिंह रावत। तो ये कुछ ऑफिसर्स है जिनको मैंने यूट्यूब पे देखा है और उनसे बहुत सारा मोटिवेशन भी लिया। और फुटबॉल और क्रिकेट? फुटबॉल। और दोनों की कॉम्बिनेशन अगर हम दोनों का हो तो कोई हरा नहीं सकता है। अभी तक शायद हारे नहीं। मंथन और संस्कार? दोनों सर। मंथन और डच? दोनों सर। ठीक है। दिल्ली और आर्मी? एनडीए के बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? सर एनडीए के बाद जैसे मैं आईएमए में जाऊंगा, तो मुझे उसमें भी ऑर्डर ऑफ मेरिट रहना है, मतलब उसमें भी मेरिट में रहना है मुझे, सब चीज़ों में अच्छा, स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में, उसमें भी एक्सेल करना है। और अगर मेरा जिधर भी पोस्टिंग हो उधर में एज अच्छा कमांड कर पाऊँ अपने जूनियर्स को, अपने साथ कोर्समेट्स को, बस मेरा यही गोल है। उसमें कौन से रैंक तक आप जाना चाहोगे? सर मैं तो पूरा सर्विस। ओके। जो एस्पायरेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, अध्ययन के बच्चे भी और बाहर के बच्चे जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है पूरा 2 साल टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, लेक्चर्स बहुत है, उनको कैसे मैनेज करना है, ये बहुत सारा सिलेबस है यूपीएससी का। अगर जेई की प्रिपरेशन कोई करता है तो उसके लिए 3 ही सब्जेक्ट हैं, इसमें इतने सारे हैं, तो उनके लिए क्या फाइनल मैसेज देना है आपको जिससे उनको हेल्प हो? सबसे पहली बात तो जो प्रिपरेशन है, सिलेबस बहुत बड़ा है यूपी का, और हमें इसे एज अ बर्डन नहीं लेना, हमें इसे मतलब हंसते खेलते ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एज अ बर्डन लिया फिर वो ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे। और फिर जो मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट करना है ठीक से, कंसिस्टेंट रहना, सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट, और स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि कई बार बच्चा सिर्फ हार्ड वर्क करता है और उसकी वजह से उसका कभी कभी रिजल्ट नहीं आता, पर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेगा फिर उसमें बच्चे का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपके हिसाब से स्मार्ट वर्क कैसे होगा? स्मार्ट वर्क मतलब सर अगर मैथ्स का पढ़ाई कर रहा है, अगर एक ही क्वेश्चन अगर वो 10 बार पढ़ाई करेगा, 10 बार मतलब रिवाइज करेगा, तो उससे अच्छा वो अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जिससे उसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस अगर उसने प्रैक्टिस किया, फिर उसका अगर एग्जाम में अलग क्वेश्चंस आए, फिर ये उसको मतलब ये कंफ्यूज नहीं होगा वो अलग क्वेश्चंस देख के। मेरे तरफ से मेरा लास्ट सवाल रहेगा, सिंस यू आर ऑलरेडी यू हैव स्टडीड 2 years, इसका मतलब आपका एसोसिएशन अध्ययन के साथ 2 साल तक रहा, ठीक है? सो व्हाई शुड एनीवन चूज अध्ययन एज देयर
चॉइस. हाँ. Sir, अध्ययन according to me is very good because the teachers जो टीचर्स है ये पहले तो बहुत सपोर्टिव है. सब मतलब बच्चों के साथ रात भर कोई टीचर बैठता नहीं है बाहर अगर करूँ, क्योंकि अध्ययन के टीचर्स ये हर बार बच्चों के साथ रहेंगे, अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे बच्चों का फायदा हो. जैसे अभी SSB का प्रिपरेशन भी अध्ययन में स्टार्ट किए, ऐसे अलग अलग चीज अध्ययन स्टार्ट कर रही है जिससे बच्चों का बहुत फायदा हो. और ऐसे नई नई चीज मतलब मैं बोलना चाहूंगा सर कि और नई नई चीज जिससे बच्चों का फायदा हो ये भी ऐड करनी चाहिए. और डेफिनेटली अध्ययन ऐड करेगा. और बाकी जो और दूसरे स्टाफ है जैसे फिजिक्स बायोलॉजी ये भी बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है. और इनका मेन मोटिव है कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो. अगर बच्चे का NDA में नहीं हुआ फिर उसका CET थ्रू कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए या JEE थ्रू कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए. तो टीचर्स का मेन मोटिव है कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो. तो ये अध्ययन में मुझे बहुत अच्छा लगा. आप फिर कभी अध्ययन आना चाहोगे? हाँ सर. और सर मैं यही बताना चाहूँगा कि जो मैंने अभी बताया अपने मतलब खुद के अकॉर्डिंग जो भी मैंने टिप्स वगैरह बताए ये शायद सबके ऊपर एप्लीकेबल ना हो. तो सिर्फ इस पे स्टक ना रह के कभी मतलब खुद के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रेटेजीज चेंज होती है. मैंने अपने स्ट्रेटेजीज बताया तो किसी के अकॉर्डिंग अलग स्ट्रेटेजीज होगी. तो सिर्फ मेरे स्ट्रेटेजीज के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपनी भी कुछ स्ट्रेटेजीज होगी. मैं तो बस टिप दे रहा हूँ. अगर आपने कैसे किया? यस ठीक है. बाकी सबका स्टडी, किसी को रात में नेट ज़्यादा देर पढ़ने का आदत होता है, किसी को सुबह उठ कर ज़्यादा देर पढ़ने का आदत होता है. ऐसा अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है. यस. अध्ययन फैमिली के लिए लास्ट मैसेज तो मेरा यही है कि मैंने अपने 2.5 years जो अध्ययन में बिताए वो बहुत अच्छे थे. मतलब मेमोरेबल थे. मैं लाइफ टाइम मैं इसे याद रखूंगा अध्ययन का जो मैंने 2.5 years था मैं अध्ययन में. और हर टाइम में जब मैं आता था तो टीचर्स मुझे अच्छे से ग्रीट करते थे, वो मुझे वेलकम करते थे. ये तो बहुत अच्छी पार्ट है अध्ययन में. बस अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, स्मार्ट वर्क करो और रिजल्ट डेफिनेटली आएगा. थैंक यू. ओके. ठीक है. बिहाइंड द सीन ऐड कर दिया. बिहाइंड द सीन. थैंक यू. अभी बाल तुम्हारा कटने वाला है. मेरे से करा मिल. अभी हमारा फुटबॉल तो आई थिंक अभी नहीं होने वाला है, बस साथ में नहीं फिर से आएगा ना फुटबॉल. जब उधर पे छुट्टी होगी तब शायद अभी खेलने को कम ही चांस मिलेगा हम दोनों को एक ही साथ. ठीक है. ऊपर से मैं वहाँ पे और नए स्पोर्ट्स भी मिलेंगे. वजह को सारे स्पोर्ट्स ट्राई करो.